नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो इस समय पंडाल लगा हुआ है वो पंडाल है किसान आंदोलन की वो तस्वीर जो आज चौथे दिन भी किसानों का आंदोलन है वो लगातार जारी है। किसानों की मांग है सिंचाई पानी की रेगुलेशन की मांग, जिसको लेकर आज 4 दिन हो चुके हैं। अभी तक 2 दौर की वार्ताएं हो चुकी है लेकिन किसानों के साथ कोई सहमति नहीं बनी है। आज चीफ इंजीनियर का जो गड़साना आने का जो एक सूचना आ रही है उसको लेकर आज किसानों का जो है वो यहाँ पर पड़ाव आज आयोजन होगा, जिसके अंदर दूर दराज से किसानों को भी सूचना दी गई है। किसान भी धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ लगातार यहाँ पर अलर्ट है। लगातार प्रशासन जो है वो यहाँ पर सतर्क है ताकि कोई ऐसी अनहोनी ना हो। लेकिन अगर आंदोलन की बात करें तो किसानों ने लगातार आज चौथे दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं, क्योंकि 2004 के अंदर जो हानि हुई थी, जो क्षति हुई थी, वो किसानों का भी नुकसान, अंकल आ जाओ, किसानों का भी इसमें नुकसान हुआ, प्रशासन का भी, लेकिन जो भार पड़ा है वो आम जनता पर ही पड़ा है। इसलिए अभी तक आज चौथे दिन का आंदोलन भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, क्योंकि किसान नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई यहाँ पर जो है ऐसी तकरार हो। इससे पहले अधिकारी इस पर मंथन करें और किसानों की जो जायज़ मांग है उस पर सहमति जताएं। तो हमारे साथ हरी बेनीवाल मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आंदोलन को लेकर अब किस प्रकार की रूपरेखा है। सर, चैनल में सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद रमेश भाई। जैसा कि कल शाम को संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी आगू नेता हैं उन्होंने बताया कि आज 1-1:30 बजे IGNP नॉर्थ के चीफ जो है विनोद मित्तल वो गड़साना के हमारे सभी साथियों के संघर्ष के दबाव में वार्ता के लिए यहाँ पर 1-1:30 बजे आ रहे हैं। उसके बाद में सभी किसान मोर्चा के आगू नेताओं ने यहाँ के आसपास के गांवों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पहुँचने के लिए आह्वान भी किया था। जहाँ तक बात दिशा की करें कि किस तरफ जा रहा है, तो आंदोलन उसी तरफ चलता है सदैव जिस तरफ संघर्ष तेज होता है। गड़साना की इस भूमि का इतिहास जो है वो प्रशासन भी जानता है, सरकारें भी जानती है। यहाँ के किसानों को ज़्यादा दिनों तक आप खामोश बिठाए नहीं रह सकते। यहाँ के किसानों के साथ शोषण करना सरकारों के बस की बात नहीं है। ये जो रेगुलेशन आया, शुरुआत में जिस दिन ये रेगुलेशन की मीटिंग थी जल परामर्शदात्री समिति की, दुर्भाग्य से गंगानगर हनुमानगढ़ के लोकल MLA जितने भी थे उन्होंने सिर्फ हाँ में हाँ भरते रहे और अंत में जाकर वापस ऑफिस से बाहर आकर वो किसानों के बीच बैठ गए, भी हमारी चली नहीं। ठीक है, वो एक तरफ है कि जनता का दुर्भाग्य तो है ही। दूसरी तरफ जब संयुक्त किसान मोर्चा और जो किसानों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं उन लोगों ने किसानों के बीच में जाकर कहा भी हमारे साथ ये बहुत बड़ा छलावा हुआ है और ये छलावा दूर तभी हो सकता है जब हम सब लोग एक होंगे। तब लोग यहाँ पर जागरूक हुए और आपने देखा 27 तारीख को हज़ारों लोगों के साथ यहाँ पर किसानों ने अपनी ताकत का जो है वो प्रशासन को बताया। प्रशासन भी तब हरकत में आया, तब से ये महापड़ाव चल रहा है। और उसी 27 तारीख के बाद में हमारे समर्पण, लगन और जिस प्रकार से आप रात को देखते हो यहाँ पर लोग मच्छरों के अंदर यहाँ पर सो रहे हैं, ये समर्पण, ये त्याग, ये जज्बा, यही सरकारों का सबसे बड़ा डर है, खौफ है। और उसी के चलते आज विनोद मित्तल को यहाँ पर मजबूरन आना पड़ रहा है। 2 अक्टूबर को आज की जो वार्ता है वो दिशा लगभग तय कर देगी कि आगे हमें किधर जाना चाहिए। बाकी 2 अक्टूबर को जो है वो फैसला हो जाएगा आर्या पार का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मेरे को सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं वो कल विजयनगर के अंदर इकट्ठे हुए थे और उसके बाद में 2 अक्टूबर को गड़साना की वो बात कर रहे हैं। मैं बीजेपी के जितने भी लोग हैं, समर्थक हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में दिल से किसानों के हितैषी हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर अगर वास्तव में आप गंभीर हैं, तब आप पार्टी को छोड़कर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आने में आपको दिक्कत कहाँ है। वो ना तो किसानों की समस्याओं का समाधान चाहते हैं और ना ही वो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पनपाने में
लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर के तीनों काले कानून आप देख रहे हो, 1 साल से किसान त्रस्त है। जिस प्रकार से एमएसपी के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस प्रकार से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके ऊपर से जो रोक हटाई गई, असीमित स्टॉक का उन्होंने उद्योगपतियों को जो है वो एक प्रकार से लाइसेंस दिया। अब बीजेपी के लोग गांव-गांव जाकर या ये कह रहे हैं सभा करके कि हम आपके हितैषी हैं, ये रेगुलेशन गलत आया है। तो भाई अगर गलत आया है तो आपको किसानों के साथ आकर बैठने में कहाँ दिक्कत आ रही है? मैंने देखा विजयनगर कल बहुत सारे जो एमएलएज थे, हमारे सूरतगढ़ के कासनिया जी भी थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको आपकी नौटंकी करनी है तो विजयनगर कर ली और कहीं कर लो। गढ़छाना में अगर आपने पैर रखा तो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आप सिर्फ सुरक्षित हैं और कहीं आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। किसानों का भारी विरोध है। हाँ, किसानों के लिए लड़ाई लड़नी है तो पार्टी को छोड़कर आप आ जाओ, किसान स्वागत करेंगे। बाकी किसान अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। गढ़छाना का किसान पहले भी अपने दम पर ये लड़ाई लड़ता आ रहा है। किसी भी नेता विशेष के कारण ये जो है वो जंग नहीं लड़ते। यहाँ के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, और जब भी इनके हितों के साथ खिलवाड़ होता है तो ये आर पार की लड़ाई के अंदर जल्दी विश्वास करते हैं। ज़्यादा दिन तक ये लोग खामोश नहीं रहते। बेनीवाल जी, बात करें किसानों की गुमराह होने की, तो आज दिल्ली के अंदर 10 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है। वहाँ पर जो किसान है लगातार डेरा डाले हुए सड़कों पर बैठे हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर गढ़छाना में भी किसान बैठे हैं। लेकिन अगर बात के इस गोलमाल की बात करें तो आज बीजेपी यहाँ पर किसानों की मांग उठा रहे हैं। ठीक है, विजयनगर वहाँ पर वो गए, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई बीजेपी के जो नेता है वहाँ पर उनकी चुप्पी हो जाती है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर चुप्पी हो जाती है। क्या ये जनता को गुमराही किया जा रहा है? और आज मान लो चौथा दिन है, शांतिपूर्ण तरीके से आप लड़ रहे हो, तो कितना इस पर प्रशासन का असर हुआ है और किस प्रकार जो गुमराह किया जा रहा है जनता को? बिल्कुल रमेश जी, ये जो बात आप बता रहे हो मिलाजुली की, ये लगातार 3-4 साल से हम किसान जागृति मंच के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी किसान हितैषी लोग योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसान हितों पर वो तभी बोलते हैं जब या तो उनकी ज़मीन खिसकने लगती है तब, या फिर चुनाव आते हैं तब। 2 ही कंडीशन होती है जब कांग्रेस और बीजेपी किसान कौम के बारे में बोलती है। एक तरफ नौटंकी आप कांग्रेस की देख लो कि कांग्रेस यहाँ पर खामोश है और वहाँ दिल्ली पर कह रही है कि बीजेपी किसानों पर अत्याचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर अत्याचार कांग्रेस कर रही है, नौटंकी बीजेपी कर रही है। तो एक अत्याचार करती है, दूसरी नौटंकी करती है। ये कोई सिलसिला आज से नहीं चला है। देश आज़ाद जरूर हुआ था, लेकिन लोगों की मानसिकता उसको विकसित ना तो नेताओं ने किया, संविधान के वास्तविक प्रावधान जो लोगों को पता होने चाहिए थे वो लोगों तक नहीं पहुंचाए गए। लोगों को सिर्फ आंकड़ों में समझदार बताया गया, जबकि आपको और हमें सबको पता है मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसके माध्यम से ये बताया जाना चाहिए था कि लोकतंत्र जागरूक लोगों के लिए ही वरदान है, अंधेरे में रहने वाले लोगों के लिए लोकतंत्र भी अभिशाप है। तो ये अंधेरे में हमें जानबूझकर रखा गया, हमारे अधिकारों से हमें वंचित रखा गया। अब जब बात यहाँ की करते हैं, आप जब पूछते हैं ना किस तरफ जा रहा है आंदोलन, आज किस तरफ जा रहा है उसका 1:30 बजे 2 बजे आपको पता हो जाएगा। नौजवान साथी जितने भी हैं और जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के आगू नेता हैं, उन सब ने गाँव के अंदर किसानों को कमर कसने के आदेश हैं वो ऑलरेडी दे दिए हैं। लड़ाई आर पार की है, वो आज से ही शुरू हो जाएगी। परिणाम किसानों के पक्ष में आएगा, ये निश्चित है, ये तय है। बेनीवाल जी, एक सवाल करना चाहूँगा। जब बात आर पार और परिणामों की जहाँ बात आ जाती है तो आज 2004 का आंदोलन किसी से अनछुआ नहीं है। जिस सरकार के खिलाफ आज आपने मोर्चा खोला है वही सरकार एक समय ऐसा था 2004 के अंदर वो आपके साथ बैठी थी और इसी किसानों के हक की बात कर रही थी, इसी किसानों के न्याय की बात कर रही थी। और उस समय बीजेपी सरकार वसुंधरा सरकार थी। क्या ऐसी जरूरत है आपको यहाँ पर किसानों को आंदोलन करना पड़े? क्या किसानों को यहाँ पर दरियाँ बिछाना पड़े जब उस सरकार को पता नहीं है कि क्या स्थितियाँ थी उस समय और आज क्या स्थितियाँ यहाँ पर है? रमेश जी, ये सारी चीज़ें आपकी जायज़ है। इन लोगों को सब पता होता है भी कहाँ पर। अब देखो, ये रेगुलेशन जब आया तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों का मानसिक लेवल है वो चेक करने के लिए ये बद्दा मजाक किया है कि देखते हैं लोग जागते हैं या अंधेरे के अंदर है। बाकी गढ़छाना जैसे वीर भूमि के साथ किसानों के इस प्रकार का अगर ये खिलवाड़ करते हैं तो सोच लो उनके मंसूबे क्या है।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर आईजीएनपी के प्रथम चरण को तबाह करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको पता है सोना उपजाने वाली ज़मीन है, राजस्थान का पंजाब ये क्षेत्र बन सकता था अगर सियासी लोग संवेदनशीलता के साथ इस क्षेत्र के किसानों को पानी के साथ अच्छी कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित अच्छी योजनाओं का लाभ पहुंचाते, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाते। अब देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैं ये कहता हूं कि विश्व का सबसे बड़ी घोटाला योजना है। हर किसान के नाम से 1 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम बीमा कंपनियों को दिया जाता है, प्रीमियम दिया जाता है। मतलब आज ये कहते हैं कि किसान का तो 1-2% लगता है जी, 3 या 4 हज़ार रुपये लगता है, आप बीमा करवा लो, आपकी फसल खराब हुई तो आपको बीमा मिलेगा। 3 या 4 हज़ार रुपये का मतलब है 2% किसान भरता है, बाकी 98% राज्य सरकार और केंद्र सरकार भरती है। किसके नाम से? बोलिए किसानों के नाम से। किसानों के नाम से प्रीमियम हमने भरा। अचरज वाली बात ये देखो आप, 8 प्रीमियम कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, 8 जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर डील कर रही है। उन 8 की 8 बीमा कंपनियों का मैनेजिंग बोर्ड का आप खाका देखिए। हर कंपनी के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के बड़े नेताओं के रिश्तेदार, भाई, बेटा, जवाई, इस प्रकार के लोग मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उसके अंदर बने हुए हैं बीमा कंपनियों में। परिवारवाद। अब देखो आम आदमी को यह बताया गया कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जबकि फायदा ये परिवारों को मिल रही है, इन बीमा कंपनियों के माध्यम से मिल रहा है। 100 लोगों से, एक बात बताओ, 100 लोगों से लाख रुपए लेके 10 लोगों को 2-2 लाख रुपए दे देना, ये न्याय है क्या? ये न्याय नहीं है। हम तो ये सोचते हैं यार मेरे से 2000 रुपए लगते हैं, 2000 नहीं, आपके नाम से राजकोष में 1-1 लाख रुपया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रॉप इंश्योरेंस का, मैं जब किसानों से बात करता हूँ, क्रॉप इंश्योरेंस का ऐप आप डाउनलोड करके किसी भी सीजन की एक फसल का 3 या 4 हेक्टेयर का आप प्रीमियम देखिए, लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये बनता है 6 महीने का। तो एक खरीफ और रबी दोनों सीजन को कंप्लीट करके 1 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम एक किसान का दिया जा रहा है इन बीमा कंपनियों को। और बीमा कितने किसानों को मिल रहा है? बीमा चंद किसानों को मिल रहा है। अभी सूरतगढ़ की हम बात करें तो हमारे 17,000 लोगों को बीमा मिला। एप्लीकेंट थे 1,19,000, 1,19,000 लोगों ने बीमा करवाया, मिला 17,000 को। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अब एक बात बताओ ताया, एक्सपीरियंस लोग हैं कि एक चक के अंदर ऐसा होता है कि प्रकृति एक किसान का खेत उजाड़ दे, बाकी का ना उजाड़े। अब ये कहते हैं कि 2 या 4 लोगों को चक के अंदर दे दिया, बाकी गरीब लोगों को नहीं दिया। तो ये जो भेदभाव किया जा रहा है, या फिर ये कहते हैं, पहले स्टार्टिंग के अंदर मजे वाली बात देखो, आज से 1 साल पहले ये कहते थे कि पूरा का पूरा पटवार हल्का तबाह होगा तभी हम बीमा जो है वो देंगे। आपने कार का इंश्योरेंस करवा लिया, रोड पर चल रहे हो, क्या पूरे के पूरे रोड पर चलने वाले वाहन है वो सारे एक्सीडेंट हो गए तब आपको बीमा मिलेगा? ये कितना बड़ा मजाक है। मतलब पूरा का पूरा पटवार हल्का तबाह होगा तभी किसानों को बीमा मिलेगा। क्यों भाई? प्रकृति तो ऐसा है, एक सी टाड़ दिया है। एक अब जी हमारे कल की बात है, परसों की बात है, एक GDS पातलिया, गोविंदसर, सुखचैनपुरा, गुडली से लेकर कुंपली तक भयंकर ओलावृष्टि हुई है। गवार की है, नरमे की है, मूंग की है, इनकी फसलें चौपट हो गई। अब ये तो कहते हैं जी वो 3-4 पटवार हल्कों का है, ये तो कहते हैं जी पूरा का पूरा पटवार हल्का तबाह होना चाहिए तभी आपको बीमा मिलेगा। तो लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। इस प्रकार की योजनाओं को ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए लाते हैं। ये चाहते हैं योजना भाषण में अच्छी लगनी चाहिए, धरातल पर लोगों को उसका बेनिफिट ना मिलना चाहिए। इस प्रकार का पहले से ये व्यू रचना तैयार करके लाते हैं। शुक्रिया बेनीवाल जी, आऊँगा आपके पास। तो देख सकते हैं कॉमरेड साहब